देखिए एक खबर है, ज़रूरी खबर है, लगातार ये खबरों में रहती है। भारत के राज्य बिहार में बेगूसराय नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर एक लेक है, जिस लेक का नाम है कांवर लेक। कांवर लेक लिखने में ऐसा आता है KANWAR लेक, कांवर लेक। खबर इसके बारे में ये है कि ये तेज़ी से डिटेरिएट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है। क्या महत्व है इस लेक का? ये पूरे एशिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबॉल लेक है। पूरे एशिया की, ऐसा नहीं कि इंडिया की या अकेले चाइना से इंडिया का कंपैरिजन कर लें, कंप्लीट एशिया में ये लार्जेस्ट ऑक्सबॉल फ्रेश वाटर लेक है ये। सो इट्स द लार्जेस्ट अब यहाँ से दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले, ख़तरा किन चीज़ों से हो रहा है, समझाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरा, ये ऑक्सबॉल लेक क्या है, अभी बता देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि इसको जब खतरा पहुंचता है तो इतनी चर्चा का विषय क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है क्योंकि ये एक वेटलैंड है। इट्स अ वेटलैंड। वेटलैंड किस इम्पोर्टेंस का वेटलैंड है ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड है। क्यों है ऐसा? ये एक खास कन्वेंशन के अंदर कवर होता है, एक खास ट्रीटी के अंदर कवर होता है। वो कन्वेंशन क्या है, वो ट्रीटी क्या है? इट्स रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर कवर होने वाली सारी साइट्स, ऑल द साइट्स, मतलब सारी जगहें जो कि वेटलैंड ही होगी, ऑल द वेटलैंड साइट्स अंडर द रामसर ट्रीटी और द रामसर कन्वेंशन, हम उन्हें रामसर साइट्स कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स कहते हैं। रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स। ये कांवर लेक भी एक रामसर साइट या रामसर वेटलैंड है। इतनी बात क्लियर हुई? बारी बारी से इन पर आए, इसके पहले दो बातें बता देता हूँ। सबसे पहले, रामसर के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, हम जाएंगे किसी दिन स्पेशल इस पे लेक्चर रख के। वेटलैंड के बारे में भी एक एक बारीक चीज़ को पढ़ना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, हम जाएंगे किसी दिन इस पर भी। तो आज हम रामसर और वेटलैंड को उस डिटेल पे नहीं उठाएंगे जैसे डिटेल में हम कवर करते हैं चीज़ें। हमारा मेन मुद्दा ये लेक है। इसके लिए जितना रामसर और जितना वेटलैंड बताना ज़रूरी है वो हम आपको बताएंगे। हम रामसर कन्वेंशन क्यों करके आए, इसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि वेटलैंड और वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है। ध्यान से हम उनको समझते हैं। वेटलैंड क्या है? मतलब आर्द्र भूमियाँ, मतलब मॉइस्चर लेडन लैंड। तो वेटलैंड दो शब्दों से बनता है। वेट माने गीला, समझ ही आ रहा है, मतलब कि वाटर है यहाँ पर, मॉइस्चर है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हुई? और लैंड तो आपको पता ही है, ज़मीन। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको किस किस तरह की चीज़ें दिखती होंगी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो क्या दिखता होगा? सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो लाइफ में आपको वाटर बॉडीज़ दिखती हैं, क्लियरली वाटर बॉडीज़। कोई रिवर दिखा, कोई पॉन्ड दिखा, कोई ओशियन, कोई सी, ऐसा कुछ भी, ये क्लियरली वाटर बॉडी है। बहुत बड़ा लेक, लेक बैकाल, इट्स अ लेक। दीज आर द क्लियर वाटर बॉडीज, एक्वेटिक बॉडीज। अच्छा, ये नहीं दिखा आपको तो फिर आपको क्या दिखा? वाटर नहीं दिखा तो आपको कुछ और दिखा होगा। आपको लैंड बेस्ड आइटम दिखी होंगी, लैंड बॉडीज। आपको कोई ग्रास लैंड दिखा, कोई फॉरेस्ट लैंड दिखा, कोई डेजर्ट दिखा, वट एवर बी द थिंग। तो ईशा घूमने चली गई कहीं पर तो उसको कभी कोई वाटर बॉडी दिख गई तो उसने कह दिया वाटर पार्क में जाना है, फन करके आना है। या फिर कोई जंगल सफारी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चले गए, लैंड बॉडी दिख गई कोई।
इन दोनों से अलग होता है वेटलैंड। वेटलैंड वो होता है जिसमें जो सॉइल है उसको वाटर ने कवर कर रखा है। ना तो सॉइल ओपनली एक्सपोज्ड है, दिख नहीं रही, सॉइल नहीं दिख रही, तो सॉइल को वाटर ने कवर कर रखा है। बात का मतलब ना तो कोई बहुत बड़ी वो वाटर बॉडी है कि वो बड़ी डीप है कि इट्स ऑल वाटर एटमॉस्फेयर, नो। ना ही वो पानी के बिना है कि इट्स ऑल द सॉइल एटमॉस्फेयर, नो। इट इज़ अ सॉइल बट इट इज़ कवर्ड विद वाटर। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि कुछ ऐसी सी जगह जिसमें आप अगर चलेंगे तो शायद आपका घुटनों तक या वेस्ट लाइन तक या कंधों तक शरीर धंसे, पर चलने को ज़मीन मिल रही है। थोड़ा डीप जाएंगे तो थोड़ी गहराई और बढ़ सकती है। मतलब एक बहुत ही शैलो डेप्थ वाली बॉडीज़ ऑफ वाटर, बहुत ही शैलो डेप्थ वाली बॉडीज़ ऑफ वाटर। मेनली ऐसा कहिए कि जैसे सॉइल को वाटर ने कवर कर रखा है। ओके, अब कैसे वाटर कवर करता है इसको? तो राउंड द ईयर एक मॉइस्चर, एक वाटर रहता है, लेकिन उसका साइज़ वेरी करता रहता है। मॉनसून के समय में उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, विंटर और समर सीज़न के दौरान हो सकता है साइज़ वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन एक जो कैरेक्टरिस्टिक है जो परमानेंट रहती है इस जगह के साथ, वो है ये रिच मॉइस्चर लेडन सॉइल एरियाज़ होते हैं। ओके, मतलब अगर मॉनसून सीज़न में है तो आपको चारों तरफ बहुत बड़े इलाके में पानी पानी मिलेगा। अगर नॉन मॉइस्चर सीज़न में जा रहे हैं तो गाड़ी काफ़ी अंदर तक भी चली जाएगी, बिल्कुल सेंटर में जा कर के पानी मिलेगा। पर बाकी सराउंडिंग रीजन में गाड़ी इतनी इजी भी नहीं जा रही, आपको कीचड़नुमा दलदला सा इलाका मिल रहा है, गाड़ी थोड़ा धंस भी सकती है। मतलब सॉइल में अच्छा खासा मॉइस्चर रहेगा। तो अब ना तो ये तो पूरी वाटर बॉडी हुई, ना ये बिल्कुल बैरन लैंड टाइप हुआ। इट्स अ सॉइल कवर्ड विद द वाटर ऑफ अ शैलो डेप्थ। इट्स अ राउंड द ईयर फिनोमेना ऑफ मॉइस्चर, राउंड द ईयर फिनोमेना ऑफ वाटर, बट ऑफ अ वेरिएबल साइज। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रहता है। मॉनसून में ये अपने फुल ब्लूम पे, फुल साइज पे आ जाता है, अच्छा खासा पानी हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं? अब ईशा के मन में आया काउंट कैसे करें? ना तो पूरी वाटर बॉडी हो रही है, ना तो पूरी कोई लैंड बॉडी हो रही है, तो इसके बीच में भी तो कुछ हो सकता है ना, ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन मतलब इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल टू एक्वेटिक लाइफ। तो जो भी लैंड बॉडीज़ हैं, जो भी लैंड एटमॉस्फेयर से एसोसिएटेड है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल, द टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स। जो भी वाटर से जुड़ा हुआ है उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक के बीच का जो ट्रांजिशन है, जैसे चलते आ रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, पानी में पाँव जाने लगे, जाते जाते गहरे सागर या गहरी नदी या गहरे लेक में चले जाएंगे। वो गहरे में जाने से पहले, वो ज़मीन से आने के बाद, वो जो बीच में मिट्टियों को पानियों ने ढका हुआ था, वो इलाका वेटलैंड है। सो इट्स अ ट्रांजिशनल बॉडी बिटवीन द टेरेस्ट्रियल life forms or atmosphere to the aquatic life forms or the atmosphere. Okay, that is the wetland. इतनी कहानी समझ में आई? अब ये कई जगहों पे बन सकता है। ये कहाँ पे बन सकता है? जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाके गिरती हैं, जहाँ पर रिवर्स ओशियन या सीज़ को जाके मिलती हैं, जहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ये वहाँ भी बन सकता है। जहाँ डेल्टास बनते हैं ये वहाँ भी बन सकता है, वो डेल्टिक वेटलैंड होगा। ओके, कई तरह से नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, या तो मिएंडर करने के कारण घूमते हुए कई तरह की क्रिसेंट शेप लेक्स बनाई जाती हैं, ऑक्सबो लेक्स, उस तरह से भी, या फिर नदियों का पानी ड्रेनेज पैटर्न अच्छा ना होने के कारण, चैनल अच्छा ना होने के कारण, या इतनी ढलान अच्छी ना होने के कारण नदियों का पानी फैलता रहता है।
वन यानी कि उसको हम कहते हैं कि नदियों का पानी सराउंडिंग एरिया को इनंडेट करता है। फ्लड प्लेन एरियाज, तो रिवर के द्वारा फ्लड प्लेन के रूप में भी बन सकते हैं। ऑक्सबोज लेक्स के भी फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं, ये भी आपको मिल सकता है। कई तरह के स्वैम्प एंड मार्शेज के रूप में भी आपको मिल सकते हैं, वो भी एक कारण है। तो स्वैम्प, मार्शेज, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबोज, डेल्टाइक, कोस्टल, देयर कैन बी ऑफ मैनी टाइप वेटलैंड्स। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरह के वेटलैंड्स मिल जाएंगे आपको। ओके, इमेजिन जब करेंगे, जो कुछ फोटो में मैं दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये वेटलैंड्स कुछ कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कारण क्या है इनका, देखो कितने यूनिक इसके सिस्टम है। सॉइल को वाटर ने कवर कर रखा है, मतलब ना तो पूरा एक्वेटिक है ना पूरा टेरेस्ट्रियल है, ट्रांजिशनिंग है। तो इसलिए बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर देता है। रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी डाइवर्स माइक्रोबियल बॉडीज़ भी हैं। तो डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन, और बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ फौना यानी कि एनिमल किंगडम, बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इसमें होते हैं। इसकी इसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कि ये बड़ा ट्रांजिशनिंग सा है। पक्षी मतलब ट्रांजिशनिंग होने के कारण पानी वाले जीव जंतु जानवर भी हो जाएंगे, वो पौधे भी थोड़े मिल जाएंगे, ज़मीन वाले भी इसे मिल जाते हैं। और क्योंकि पानी हमेशा खड़ा रहता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी खड़ा रहने के कारण। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जिस तरह की प्रजातियां पैदा होती हैं, लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जिस तरह की वेजिटेशन, जिस तरह के फ्लोरा डेवलप हो सकता है, वो यहाँ पर होता है। उसको कहते हैं कि ढेर तरह के हाइड्रोफाइटस टाइप वेजिटेशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। ओके, एक लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रहता है पानी के खड़े रहने के कारण, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस आ जाती हैं ना, सॉइल में जो एयर स्पेसेस हैं उसे पानी फिल कर लेता है ना। तो नॉन ऑक्सीजन कंडीशन को, नॉन एयर कंडीशन को एनारोबिक कहते हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में जिस तरह की वेजिटेशन थ्राइव कर सकती है, वो भी यहाँ पर सरवाइव करती है, और यही यहाँ की खासियत भी होती है। ओके, तो बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। रेप्टाइल्स की बहुत सी प्रजातियाँ मिलेंगी, मैमल्स मिलेंगे अलग अलग साइज़ के, एम्फीबियंस मिल जाएंगे आपको, बर्ड्स मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, तमाम तरह के, तमाम तरह के इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, और कई माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी कारण से ये वर्ल्ड में रेन फॉरेस्ट, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके बाद जो कोरल्स का इकोसिस्टम है, उनको पीछे छोड़ते हुए ये वर्ल्ड का मोस्ट बायोलॉजिकली रिच एंड डाइवर्स इकोसिस्टम कहलाता है। तो अगर आपको MCQs में ABCD में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठोक के इसका आंसर करिए कि अगर आपको बायोलॉजिकली सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम कोट करना है, तो आंसर इज द वेटलैंड्स। द मोस्ट डाइवर्स बायोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ इज द वेटलैंड्स। पानी, जल, थल, सारे जीव इसी में हैं। जल, थल, दल, दल, सबके ही जीव इसमें हैं। जल में जल जीव होंगे, थल में थल जीव होंगे, इसमें तो जल, थल, दल, दल सब है ना, बल्ले बल्ले। तो ये इसकी खासियत है, क्योंकि मैंने बताया कितने तरह के जीव हैं। तो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करने वाले, मतलब जिसको टैग मिला है कि मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, कितने महत्व हो जाता है इसे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। अगर आप ओवरऑल इस पूरी की पूरी इकोलॉजी को देखें, तो फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, हेल्थ ऑफ इकोलॉजी, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। डाइवर्स फूड चेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफरेंट एनिमल लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारे यहीं रहते हैं।
अगर वेटलैंड बचा रहेगा, उनका घर बचा रहेगा, हैबिटेट, उनका घर बचा रहेगा तो वो जानवर बचे रहेंगे, वो जानवर बचे रहेंगे तो वो प्रकृति को, इस पूरी की पूरी इकोलॉजी को जो भी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं वो सारी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, तो इकोलॉजी रिच रहेगी, बची रहेगी। सो वेटलैंड बहुत बड़ी इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं, सिर्फ इसी रूप में नहीं कि वो डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करते, नहीं, इसके अलावा वो बहुत सी सर्विसेज देते हैं जिसकी वजह से इनका महत्व है, इन्हें हमें बचाना ज़रूरी है। वो क्या सर्विसेज देते हैं अभी बात करते हैं। तो इनके महत्व को जानते हुए दुनिया भर ने आपस में मिलकर के एक संकल्प लिया कि हम इनको बचाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकल्प लें, कार्यक्रम करें, प्रोग्राम करें। उसके लिए 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में यूनेस्को की अध्यक्षता में, यानी कि यूनेस्को के प्रयासों के तहत रामसर ट्रीटी साइन की गई। तो ईरान के शहर रामसर में 1971 में यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई ये ट्रीटी साइन हुई, जिसे बाद में जब कई मुल्कों ने ज्वाइन कर लिया, जिसमें आज मौजूदा समय में 170 कंट्रीज़ आती हैं। 170 कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया हुआ है। ये एक रामसर कन्वेंशन के रूप में जानी गई। इस रामसर कन्वेंशन के तहत अब तक वर्ल्ड वाइड 2400 वेटलैंड्स कवर हो चुके हैं। तो दुनिया भर के 2400 वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन के अंदर कवर्ड है। मौजूदा समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारत में कुल 75 वेटलैंड्स आइडेंटिफाइड हैं जो इसके तहत काम कर रहे हैं। 75, द नंबर इज़ 75, ओके। तो इस तरह से इन 1982 फरवरी में इंडिया ने भारत में रामसर कन्वेंशन को प्रभावी कर दिया, लागू कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कन्वेंशन है द रामसर कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और उनका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए प्रयास करती है। उस कन्वेंशन को ज्वाइन करने के लिए सारी कंट्रीज़ को 3 बड़ी कंडीशंस हैं जिनको एडमिट करना पड़ता है। भारत ने भी वो की हैं, सारी कंट्रीज़ करती हैं, और उसके तहत आज की डेट में दुनिया भर के वेटलैंड्स कंजर्व भी हो रहे हैं। वहाँ के फ्लोरा और फौना को कंजर्व प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वेटलैंड्स को इनरिच किया जा रहा है। यही नहीं, वेटलैंड्स का सस्टेनेबल इकोनॉमिक यूज़ हो सके, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। तो आप फंसेंगे नहीं एमसीक्यूज़ में कि वेटलैंड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। अलाउड होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके। सस्टेनेबल मैनर में होनी ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम वापस आ जाते हैं इसी के तहत एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबोल लेक, दैट इज़ द कांवर लेक, जिसको क्षेत्रीय भाषा में, बिहार की लोकल लैंग्वेज में कबर ताल कहते हैं। ताल आप जानते हैं, ताल तलैया तालाबों को, तो उसका नाम कबर ताल है, वैसे कांवर लेक है। अब ये भारत में जिस राज्य में जहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं कहाँ। ये भारतीय राज्य बिहार है। जब मैं बिहार को इस तरह से जूम करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये रहा बेगूसराय। तो बेगूसराय से 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, बेगूसराय टाउन से 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको कांवर लेक मिलेगी। अब सवाल आया, मैंने बोला कि ये इन जगहों पर इन सोर्सेज से क्रिएट हो सकती है, तो फिर यहाँ पर बेगूसराय में इसको किसने क्रिएट कर दिया बिहार में? उसके लिए जानना ज़रूरी है आपको। जब गंगा बहती है इस तरह से आगे जाती है, जब बड़ा बैंड तगड़ा दे दिया ऐसे चली, तो गंगा को उसके लेफ़्ट बैंक से, जब गंगा बह रही है तो उसके बाएं तरफ से बहुत सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो उनमें से गंगा को एक नदी आके मिलती है बूढ़ी गंडक। देयर इज़ अ रिवर बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक जब बलखाती है, मिएंडर करती है, उसकी इसी मिएंडरिंग के द्वारा एक लेक क्रिएट होती है। दैट लेक इज़ अ कांवर लेक। मिएंडरिंग के बाद ऑक्सबो कैसे बनती है हम अभी बात कर लेंगे, घबराइए मत।
दूसरा सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि क्या ये जो कोई भी वेटलैंड है इसमें वाटर कैसा रह सकता है? क्या सिर्फ फ्रेश वाटर होता है या सलाइन वाटर होता है या ब्रैकिश? तो आंसर इज सलाइन वाटर भी हो सकता है। सेकंड आंसर इज फ्रेश वाटर भी हो सकता है एंड थर्ड वन इज ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। ब्रैकिश वाटर दैट इज मिक्स ऑफ सलाइन एंड फ्रेश, बीच का पानी। ओके तो वेटलैंड्स में तीनों ही तरह का पानी होता है। ओके इज दैट क्लियर? तीनों ही तरह के पानी हो गए, अलग अलग जगहों पर मिलता है, तटों पर भी मिल सकता है, ज़मीन भूमि के बीचों बीच मिल सकता है, नदियाँ सागर से मिल रही हैं वहाँ पर मिल सकता है, नदियाँ मैदानी इलाकों में बह रही हैं वहाँ पर मिल सकता है, नदियों का पानी बिखर गया है तो मिल सकता है, नदियों का पानी मोड़ दे रहा है, कटाव कर रहा है ज़मीन को तो वहाँ पर लेक्स बन रही हैं वहाँ पर मिल सकता है। कहीं पर मतलब यहाँ तक भी माना जाता है वेटलैंड कि आपने खेतों में ज़्यादा लंबे समय तक पानी खड़ा कर दिया तो वो भी क्रिएट हो गया कि वेटलैंड टाइप स्टाइल। ओके सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब समझते हैं मिएंडर की भूमिका। देखिए नदी, जब हमने बोला कि ऑक्सबो लेक मिएंडर के साथ क्रिएटेड है, नदी कैसे भूमिका निभाती है? देखो नदी जब फ्लो करती है पहाड़ों से ज़मीन की ओर तो वो 3 तरह के रास्ते कवर कर रही है। पहाड़ों से जब गिर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, वो आगे की ओर काटेगी और गहरा काटेगी। नदी चट्टानों को फ्रंट की ओर काटेगी और डीप काटेगी। ओके इसे वर्टिकल इंसीजन कहते हैं। ओके और फॉरवर्ड आगे की ओर एडवांस करती है, इरोजन करती है। कोई भी पानी जब ऊपर से गिर रहा है तो यही करेगा तेज़ी से। नदियाँ ऊपर से जब आती पहाड़ों से कितनी खतरनाक बहाव होता है उनका, कैसे बह जाते हैं टूरिस्ट जो शैतानियाँ कर रहे होते हैं पत्थरों पे लिपट लिपट के, पीछे से बहाव आता है, मुझे हाथ से हाथ नहीं पकड़ होता। लेकिन नदी जब अपने मिडल कोर्स में आती है तब क्या करती है, थोड़ा आगे की ओर तो काट ही रही है, थोड़ा गहरा, लेकिन साइडों की ओर फैल रही है, चौड़ी होने का प्रयास करेगी। लेटरल एक्सपेंशन कहते हैं इसको। अब डीप और फॉरवर्ड के साथ साथ डीप कम हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा, चौड़ापन लेटरल बढ़ना शुरू हो जाएगा, कटाई। लेकिन अब नदी लोअर कोर्स में आ गई, मतलब नदी की ढलान, अब ज़मीन की ढलान कुछ नहीं रह गई। अब पानी आगे कैसे बढ़े, पानी को आगे कैसे बढ़े? तो पानी मान लो एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, पीछे से नया पानी आएगा, अगले पानी को धक्का देगा। तो ऐसे में पानी रुक रहा है तो जिधर को माड़ी हल्की फुल्की ढलान मिल रही है मुड़ रहा है, पीछे से साथी पानी को इकट्ठा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है फिर मुड़ रहा है। तो ऐसे नदी जब लोअर कोर्सेज में लो ग्रेडियंट एरिया से फ्लो करती है, काफ़ी मिएंडर करती है। अब मिएंडर का फायदा तो देखो, सबसे ऊपर चल रही है नदी तो नदी देखो ऐसे सीधी चल रही है, थोड़ा ग्रेडियंट ढलान घट गई, नदी बल खाने लगी, ढलान और घटी, पानी का वॉल्यूम और बढ़ गया, नदी और बल खाने लगी। लेकिन एक पॉइंट पर नदी और ज़्यादा मिएंडर करेगी, और ज़्यादा बल खाएगी। ये मिएंडरिंग देखो कैसी लगी, खतरनाक मिएंडरिंग है ना। मतलब ये जो इसका नेक है जुड़ गया आपस में, नदी आई ऐसे ऐसे मुड़ी यहाँ जुड़ते जुड़ते रह गई, आगे बढ़ी वापस आई ऐसे जुड़ गई। अब ये पानी यहाँ पर ऐसे बह के हुए यहाँ पर जब गया, ये वापस से यहाँ पर अब जब आया, यहाँ पर जब ये जुड़ गई है ये जो जाने वाले पानी से वापस आने वाला पानी मिल गया है, यहाँ पर पानी मिल गया है, तो यहाँ से ये आगे ऐसे बह जाएंगे, एक रास्ता नया बन जाएगा, ये पानी ऐसे बहते बहते ऐसे बह जाएगा। ये रीजन अगर कहीं इस फ्लो से आगे फ्लो जो बह रहा है ये अगर कट जाए, ये वाला इलाका, तो ये पानी तो वहीं का वहीं रह गया ये पानी रह गया वहाँ पर, ये कटा हुआ इलाका अलग सा पानी जमा रह गया। ये क्रिसेंट शेप है, देखो इट्स ए क्रिसेंट शेप है ना, जैसे आधा चंद्रमा के रूप में क्रिएट हो जाएगा। और ये मैंने ऐसा बना दिया है इतना सा, पर ये ऐसा होता नहीं, बहुत चौड़ा है, पानी है पूरा। तो ये
ऑक्स तो देखे ही होंगे, बैल वगैरह तो देखे होंगे आपने। उसका जो बो बनता है उसके जैसा है कि नहीं? ऑक्स बो लेक, ऑक्स बो लेक। जैसे हम्पेड बुल का हम्प बनता है ना, तो इट्स ऑक्स बो लेक। इज दैट क्लियर? ये वही शेप वहाँ पर ले जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। डन। तो ऑक्सबो लेक रिवर की मेंडरिंग के कारण बनती है, बस इतनी बात याद रखना। और ये ज़्यादातर तब होता है जब रिवर अपने लोअर कोर्सेज में होती है और रिवर इरोजन एंड डेपोजिशनल प्रोसेसेस फॉलो कर रही होती है। मतलब एक ही साथ नदी मिट्टी काट भी रही होती है और मिट्टी को जमा भी कर रही होती है। सो इरोजनल एंड डेपोजिशनल प्रोसेसेस दोनों चल रहे होते हैं। इसकी वजह से ऑक्सबो लेक्स क्रिएट हो जाती हैं। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह की एक ऑक्सबो लेक यहाँ पर क्रिएटेड है, दैट इज़ कावर लेक। आगे चलें तो अब मोड़दार नदी मुड़ते 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 अपना एक रेजिडुअल एरिया छोड़ गई जो कि ऑक्सबो लेक बन करके खड़ा है। उसे नदी से पानी मिलता रहता होगा हर साल। नदी का पानी फ्लड स्टेट में जब भी नदी आती होगी तो पानी तब भी मिलता रहा होगा, और रिवर की नमी तो मिलती ही रहती होगी। तो जब भी मानसून आता है नया पानी नदी से मिल जाता है। नदी की नमी उस इलाके में रहती है तो सॉइल सैचुरेटेड रहती है, उसकी वजह से भी पानी मिलता रहता है उस भूमि को। तो इस तरह से ऑक्सबो लेक्स अपनी प्राइम रिवर के फ्लड एरिया में होने के कारण उस रिवर के द्वारा कंटिन्यूसली वाटर कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस एक्सपीरियंस करती हैं और पानी मिलता रहता है जब तक हम उन नदियों को ना छेड़ दें, जब तक उन नदियों को ना परेशान कर दें, तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है और लेक्स जिंदा रहती हैं। कावर लेक के क्षेत्र में क्या हुआ जिसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है? ऐसा माना जाता है कि आज से 30-40 साल पहले ये 7,000-8,000 हेक्टेयर तक का साइज़ कवर करती थी, जो अब लीन सीज़न के दौरान, ड्राई सीज़न के दौरान मुश्किल से 1000 एकड़ तक ही सीमित रह जाती है। मतलब एक समय तक ये 7,000-8,000 हेक्टेयर तक की भूमि कवर करती थी। लगभग 15-16 हज़ार एकड़ इसमें कवर हो जाता था, जो आज नॉन मानसून पीरियड में मुश्किल से 1000 एकड़ तक ही रह जाती है। उसके कुछ कारण पाए गए हैं। सबसे पहला कारण जो पाया गया है वो ये कि तेज़ी से इस लेक के रीजन को एग्रीकल्चरल एरिया में कन्वर्ट करने के लिए, फार्मिंग लैंड में बदलने के लिए इस लेक को फार्मर्स के द्वारा एनक्रोच किया गया है। सो इस लेक का बहुत तेज़ी से एनक्रोचमेंट हुआ है। सो एनक्रोचमेंट ऑफ द लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर सॉइल को वाटर ने कवर कर रखा है। तो अगर वाटर रिसीड करता है, या आपने देखा होगा आप लोग यहाँ से ब्यास नदी से होके जब गुज़रते हैं या सतलुज, तो बांध में पीछे पानी रोक लिया गया है तो ज़मीन के, नदी के नीचे की ज़मीन निकल आती है, तो आप देख सकते हैं वहाँ भी खेती होने लग जाती है। तो इसी तरह से अगर झील का पानी किसी कारणवश थोड़ा बहुत कम हो रहा है, या पानी को आप डाइक्स बना के कहीं रोक दें और पानी कंट्रीब्यूट होना बंद हो जाए लेक को, तो उस पानी मुक्त ज़मीन को आप खेती में बदलना शुरू कर देते हैं। पहले वो फसलें लगाते हैं जो नमी वाली खेती में हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि गन्ना आपने लगा दिया, क्योंकि कई तरह की ग्रासेस ऐसी ज़मीन पर हो जाती हैं, तो आपने शुगर केन लगा दिया। बैम्बू भी ग्रास ही है। ओके, सो कुल मिलाकर के खेती बाड़ी के लिए लेक का इंक्रोचमेंट एक मेन रीज़न है कि लेक ख़राब हो रही है। ये फर्स्ट रीज़न। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या है? तेज़ी से आसपास के इलाकों में आपने कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जब बिगिन किए, गंडक नदी पर, बूढ़ी गंडक पर बहुत से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगे हैं। उसकी वजह से आप सराउंडिंग रीजन में लेक्स की एम्बैंकमेंट करते हैं। जब आप कैनाल्स की एम्बैंकमेंट करते हैं, रिवर के कोर्सेज को टेम्पर करते हैं, सराउंडिंग रीजन के लैंड को आप लेवल करते हैं। इन सारे कारणों से लेक को जिन नेचुरल सोर्सेज से पानी अवेलेबल होता था, वो सोर्सेज धीरे धीरे लेक से काट दिए गए, और लेक को अब उन सोर्सेज से पानी ना मिलके लेक पूरी तरह से मानसून पे ही डिपेंड कर गई है। मतलब लेक को पहले बहुत सारे सरफेस वाटर सोर्सेज से वाटर मिलता था, लेकिन वो सरफेस सोर्सेज को
धीरे धीरे टेम्पर किया गया, टेम्परिंग की गई, उनको इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया, वहाँ के सराउंडिंग लैंड को कन्वर्ट किया गया। इसकी वजह से जो कोर्स ऑफ वाटर फ्लो करता था लेक की तरफ, वो होना बंद हुआ और लेक को नेचुरल कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सरफेस वाटर सोर्सेस से जो आता था वो बंद हो गया। इसलिए जो पानी मिलता है वो बरसातों का ही मिलता है, और इसी के कारण लेक का जब सप्लाई वाटर रिड्यूस हुआ तो लेक का नेट वाटर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये एक दूसरा बड़ा कारण है। इसे विकास के कार्यक्रमों से जोड़ करके देख लीजिए। तीसरा बड़ा कारण देखिए, लगातार लेक में सराउंडिंग रीजन के आसपास, तो मैंने इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर एक रीज़न के तौर पर लिख देता हूँ, ठीक है, इरिगेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए सराउंडिंग रीजन में लगातार जो बायोमास है उसको बहुत रेकलेसली काटा गया है, चाहे वो फ्यूल के लिए काटा गया हो, लोगों ने लकड़ियों जलाने के तौर पर काटी, चाहे वो भोजन के लिए फॉडर के तौर पर आपने पशुओं के लिए काटा, खास तरह की घासें यहाँ पर उगती हैं उनका बड़ा इस्तेमाल होता है, और चाहे फिर वो टिम्बर के लिए काटा गया हो। तो सराउंडिंग रीजन में जब हैवी बायोमास कटिंग हो जाती है तो बरसात का पानी बहुत तेज़ी से सराउंडिंग रीजन से सॉइल को काटता है, इरोड करता है, और वो इरोडेड सॉइल जब आकर के लेक में डिपॉजिट होती है इतनी फास्ट स्पीड से, तो क्ले की एक लेयर, सिल्ट की लेयर जमती चली जाती है लेक के बेड पे, और जब वो जमती चली जाती है तो वो सीलेंट का काम करती है। जो क्ले है उसकी एक खासियत है, जो फाइन सिल्ट होता है वो सीलेंट का काम करता है, मतलब वो जब पानी उसके ऊपर आकर के रुकता है तो वो पानी अंदर परकोलेट नहीं कर पाता, वो पानी को सीप इन नहीं होने देता। और किसी लेक के ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरफेस के ऊपर जो पानी है वो सब सरफेस लेयर में भी एब्जॉर्ब हो। सब सरफेस में नमी रहनी बहुत ज़रूरी है ना, मिट्टी के अंदर नमी होनी ज़रूरी है, परकोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परकोलेशन रिड्यूस हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हैवी सॉइल इरोजन हुआ है सराउंडिंग रीजन में, मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हुआ है। उसका कारण डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो है ही हैं, लेकिन बायोमास की तेज़ी से कटिंग होना एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से सॉइल कट करके यहाँ पर आई, हाईली इरोडेड सिल्ट ने यहाँ पर क्ले की परमानेंट लेयर क्रिएट की। एक तो लेक बेड को ऊपर उठाया तो लेक की वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कि बरसातों में जब उसमें पानी आया तो वो उतना होल्ड नहीं हो पाया, वो रन ऑफ बन के बहता हुआ पानी बन के वेस्ट हो गया, नदी के साथ घुल करके जाके सागर में मिल गया। तो लेक पानी होल्ड नहीं कर पाई। और दूसरा, जो पानी आया वो डीपली परकोलेट नहीं हो पाया, रिस नहीं पाया, इसकी वजह से कोई सब सरफेस लेयर ऑफ मॉइस्चर क्रिएट नहीं हो पा रही। इस वजह से लेक जो है वो जैसे ही बरसात चली जाती है तुरंत इवेपोरेशन के बाद स्क्वीज़ कर जाती है, क्योंकि उसके पास अंदर कोई कुशंस नहीं है, खुद का कोई रिसा हुआ पानी नहीं है। ये उसकी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो सराउंडिंग रीजन में हैवी बायोमास कटिंग होना, बायोमास कटिंग इन द सराउंडिंग रीजन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा तेज़ी से आ रहे ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं, उसकी वजह से रेन साइकिल्स में डिफरेंस, बदलाव आना, रेनफॉल और ज़्यादा इरेटिक होना, अनसर्टेन होना, इरेगुलर होना। और जब भी इस तरह का पैटर्न इंड्यूस होता है इंडिया में तो इसका एक नतीजा निकलता है कि भारत में ऑलरेडी जहाँ पर मानसूनल रेन कम है, जब जब मानसून रेन में कुछ भी चेंज आता है तो जहाँ पर ऑलरेडी मानसून रेन कम है उस एरिया में वो चेंजेस बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब जहाँ पर पहले ही बारिश की कमी है, अगर बारिश में कुछ भी बदलाव आता है इंडिया में तो जहाँ कमी है उन्हें ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है कमी की, उन्हें ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है कमी की। ऐसे में ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं वो ये बदलाव हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, हैवी डाउनपोर है। जो एक लंबे समय में रेन स्प्रेड होती थी वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो रहा है। पहाड़ भी तेज़ी से चट्टानें कट रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण,
तेज़ी से मेल्ट होती हुई स्नो रिवर का वाटर लेवल ऑलरेडी इन्हांस कर रही है, उसमें हैवी डाउनपोर के कारण वाटर लेवल और इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो पानी झट से गिरता है और फट से बह करके जाके सागर में मिल जाता है। लेक में पानी कम समय के लिए रुकता है, और जब पानी कम समय के लिए रुकेगा, एब्जॉर्प्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है, और जब एब्जॉर्ब करने के लिए कम समय मिलेगा तो लेक ज़्यादा पानी सोक इन नहीं कर पाएगी, ज़्यादा पानी को अंदर परकोलेट नहीं करा पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ द चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न ड्यू टू द क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ओके, सो रेनफॉल पैटर्न में भी चेंज है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। मिट्टियों का कट करके आना पहाड़ों से, मैंने पहले ही बताया है, पानी बर्फ़ों का मेल्ट होना, नदियों का जल स्तर तुरंत बढ़ करके जा करके सागरों में मिल जाना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिसके कारण भारी नुकसान हो रहा है इस इलाके को, यानी कि इस प्रॉब्लम को। लेकिन सिर्फ इस वजह से ये डिटेरिएट नहीं हो रही कि पानी की मात्रा कम हो रही है, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। पानी की मात्रा कम होने के साथ साथ जो भारी नुकसान हो रहा है वो ये है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लेक डिग्रेड हो रही है। और क्वालिटी ऑफ लेक कैसे डिग्रेड हो रही है? देखिए, सराउंडिंग रीजन से बहुत हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो कि खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होते हैं वो इस लेक में आकर के गिर रहे हैं। जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स आकर के गिरते हैं किसी लेक में, तो बहुत ज़्यादा ओवरडोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स उस लेक को मिल जाता है, और न्यूट्रिएंट्स के ओवरडोज की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इतनी भारी मात्रा में मिलेंगे तो बहुत ही डेंस ग्रोथ हो जाती है वेजिटेशन की, जिसमें कि एल्गीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एल्गीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। और जब भी किसी इस तरह की वाटर बॉडी में एल्गीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, जब एल्गीज़ इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगें, तो उस वाटर में जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं उनको सनलाइट मिलनी बंद हो जाती है। जब सनलाइट मिलनी बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। जब वो धीरे धीरे मर जाती हैं तो उस पानी में जो माइक्रोबियल बॉडीज़ हैं वो उन लाइफ फॉर्म्स को मरने के बाद डिकम्पोज करती हैं, और जब वो उन लाइफ फॉर्म्स को डिकम्पोज करती हैं तो इस डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म है, वो किसी जीव जंतु को खा के सड़ा रहा है, मतलब डिकम्पोज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। इस एक्टिविटी में नेचुरली उसे ऑक्सीजन की नीड है, और जब वो ऑक्सीजन की भारी मांग पैदा कर देगा, वही ऑक्सीजन खाने लग जाएगा, लेने लग जाएगा, तो जो वाटर में ऑक्सीजन है दूसरी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए वो भी कम हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन जब और कम हो जाए और कई माइक्रोबियल्स ऑक्सीजन की हैवी डिमांड क्रिएट कर दें, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, BOD, ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि लेक की हेल्थ डिवास्टेट कर चुकी है, यानी कि लेक की एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स जो है वो डेड हो चुकी हैं। किसी भी लेक का साफ़ रहना, दुरुस्त रहना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी लाइफ फॉर्म्स कितनी दुरुस्त हैं, कितनी साफ़ सुथरी हैं। क्योंकि आप तो साफ़ करने नहीं जानते जंगलों को, जंगल फिर भी साफ़ हैं। कौन साफ़ करता है? मरे हुए जीव जंतुओं को ख़त्म करने का काम वो सारी डेट्रीवोरस करते हैं, सारी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स करती हैं। फंगी है, फंगस है जो पूरे जंगलों को साफ़ करके रखती है। आपने कभी झाड़ू नहीं मारा जंगलों में, जंगल फिर साफ़ हैं। किसने की है? खुद ही प्रकृति कर लेती है। इसीलिए अगर वहाँ पर वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स ही ख़त्म होने लग जाएंगी ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, कुछ ऐसी स्पीशीज़ के बढ़ जाने के कारण, तो एक्वेटिक लाइफ डिग्रेड कर जाएगी। वो जीव जंतु उसमें नहीं जिंदा रह पाएंगे जो पहले रह रहे थे, और जब वो जीव जंतु मरने शुरू हो जाएंगे तो कई पक्षियों का, कई जानवरों का भोजन मर गया, फूड मर गया, आपने फूड चेन डिसरप्शन कर दी। इसकी वजह से हेविली सेंट्रल एशिया से, हिमालय रीजन से सर्दियों में जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे, यहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत हो जाती थी। लगभग 60 स्पीशीज़ ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती थी, और लगभग 120 स्पीशीज़ ऑफ द लोकलाइज्ड बर्ड्स यहाँ रहती थी। वो तेज़ी से घट रही हैं क्योंकि वो नहीं यहाँ पर आ रही हैं। कारण एक तो उनका जो नेस्टिंग प्लेसेस हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि फार्म्स में बदले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में बदले जा रहे हैं। दूसरा, हेविली उनकी पोचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जाल बिछाए जा रहे हैं।
और तीसरा, उनका भोजन खत्म हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उन पक्षियों का, जीव जंतुओं का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है, उनकी पोचिंग की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और झील में जो क्वालिटी है उसको नीचे गिराने के कारण जो जीव जंतु मर रहे हैं वो इनका खाना हुआ करते थे। तो इस वजह से जो इनकी लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ओवरऑल झील अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रही है। तो ये एक बड़ा कारण है। सराउंडिंग रीजन से फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बह करके बारिश के पानी में घुल करके बह करके यहाँ आना, या नदियों के पानी में घुल करके बह करके यहाँ आना। फिर सराउंडिंग रीजन से कई तरह के कंटेमिनेंट्स का, पॉल्यूटेंट्स का यहाँ पर आना जो नुकसान पहुँचा रहे हैं इस झील को। कई तरह के मेटल्स का यहाँ आना जो नुकसान पहुँचा रहे हैं इस झील को। कई तरह के सीवेज वाटर का यहाँ पर आना जो नुकसान पहुँचा रहे हैं झील को। तो जितनी झील की कैपेसिटी है इन चीज़ों से खुद को बचा लेने की, उससे कहीं गुना अधिक जब वो डोजेज़ यहाँ आ रही हों, ऐसे में झील का पानी कम हो रहा हो, झील की नेचुरल हेल्थ कम हो रही हो, झील की सॉइल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, वाटर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो ऐसे में झील फिर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रह पाती। वेटलैंड सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रह पाता, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड हो जाती है, और वही एक्स्ट्रा सपोर्ट इस समय में नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण हो जा रहा है कि झील मरती जा रही है। डे बाय डे उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बर्बाद होते चला जा रहा है। वो एक वेटलैंड से मात्र एक मार्शी लैंड या एक मार्शी लैंड में ही कन्वर्ट होती चली जा रही है, और कुछ नहीं बच रहा है वहाँ पर। एवरी ईयर रेगुलर डोजेज ऑफ द सरफेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड सो दैट वो डाइल्यूट कर सके उन फर्टिलाइज़र्स को, उन केमिकल्स को, उन पॉल्यूटेंट्स को, उन मेटल्स को, सो दैट वो रिफ़्रेश कर सके अपने पानी को और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को, सो दैट वो हटा सके उन एल्गी लेयर्स को, चेंज कर सके, बदल सके, जीवन पनप सके, सो दैट वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सके, नई फ्रेश ग्रोथ हो पाए, वो नमी को बरकरार रख पाए। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो झील की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और झील का घर ख़त्म होना, पानी का ख़त्म होना, पानी ही तमाम जीवन को जन्म देता है, तो उससे जुड़े सारे जीवन ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर। और जब वो सारी लाइफ फॉर्म्स ख़त्म हो जाती हैं तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। देखिए, आपने जंगल नहीं लगाए, जंगल स्वतः ही उगे हैं, खुद उगे हैं। आपके घरों की पानी की टंकियों पर, फ्लाईओवरों के किनारों पर, सड़कों के किनारे आपने पेड़ नहीं लगाए, जीव जंतुओं ने लगाए हैं, पक्षियों ने लगाए हैं। तो इस तरह से यहीं से थोड़ा इमेजिन कर लीजिए कि अगर वो झील की हेल्थ ख़राब होती है तो उससे जुड़ी फ्लोरा फौना ख़राब होती है, तो ओवरऑल उस पूरे रीजन की इकोसिस्टम का क्या हाल हो रहा होगा, इकोलॉजी का क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि वेटलैंड्स बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला तो रोल प्ले करते हैं कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि पानी होल्ड करके स्लोली परकोलेट करके सब सरफेस वाटर रिचार्ज होता है। और ग्राउंड वाटर कितना ज़रूरी है ओवरऑल सॉइल मॉइस्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, इरिगेशन के लिए, ये आप जानते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा रोल, जितना भी यहाँ पर वेस्ट वाटर आता है या फर्टिलाइज़र बेस्ड पानी आता है या मेटल्स आते हैं या पॉल्यूटेंट्स आते हैं, ये उन सबको अपने पास होल्ड करके पानी को प्योरीफाई करके ज़मीन के अंदर डालता है। यानी कि वेटलैंड से होकर के जब ये पानी गुज़रता है, नदियों में शुद्ध पानी जाता है, सब कुछ वेटलैंड अपने पास रोक लेता है। आपकी सब सरफेस वाटर की हेल्थ को बेटर करते हैं, आपके ग्राउंड वाटर की हेल्थ को बेटर करते हैं, पता है आपको। तीसरी बात, जितनी भी वेजिटेटिव लाइफ यहाँ पर आती है या जो भी चीज़ें पानी के साथ यहाँ पर आती है, जो यहाँ पर होती हैं, ये उनको ब्रेक डाउन करता है। पानी में ऐसा एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से लिए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वापस कंट्रीब्यूट करता है सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को। तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स को बनाए रखने का काम करता है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स को मेंटेन करता है। दोबारा से उन जानवरों को, जीव जंतुओं को ब्रेक डाउन करके जो नाइट्रोजन, जो कार्बन, जो बाकी सारे कंपाउंड है, उन्हें फिर से रिलीज़ किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेनेंस में इसकी बड़ी भूमिका है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन रखता है, रन ऑफ के रूप में पानी को नहीं बहने देता, समुद्रों में रोक लेता है, क्योंकि इतनी डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है, कई पेड़, कई तरह की घासें, कई तरह के सरकंडे, सब कुछ पानी रोक लिया जाता है। कई तरह के बफर्स हो जाते हैं, खड्डे वगैरह, मिट्टी ऐसी हो जाती है उसमें पानी रिस जाता है। इसकी वजह से पानी जब रुक गया, होल्ड हो गया है, तो वाटर होल्ड करके ये पानियों की मात्रा को ज़मीन में बढ़ाने का काम करती है, आगे बहने से रोकती है।
सरफेस वाटर को भी एनरिच करती है, एनहांस करती है, ये इसकी बड़ी भूमिका है। सो इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर कांवर लेक की बात करूं मैं तो फार्मर्स और फिशिंग कल्चर वाले गरीब लोगों में इस समय झगड़ा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अमीर किसान राजनीतिक समर्थन के कारण इस लेक को दिन बाय दिन एनक्रोच करते जा रहे हैं और सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, चुनावों का ये मुद्दा नहीं बन रहा है, लेकिन हम परेशान हैं। क्यों? हम अब यहाँ से माइग्रेट करने को परेशान हैं। उनसे पूछा क्यों? उनका जवाब ये है कि हम माइग्रेट करने को इसलिए परेशान हैं कि डाइवर्स रेंज ऑफ फिशेस होती थी यहाँ पर जब लेक अच्छी थी, इसी से हमारी लाइवलीहुड चलती थी। अब वो सब खत्म हो गया और हमें मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो एक किसानों में और मछली पालन वाले गरीब लोगों में भी एक संघर्ष है वहाँ पे, तो उनकी लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मतलब सराउंडिंग रीजन की लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं ऐसे वेटलैंड, और नेचुरली फिर वो डाइवर्स कल्चर और सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो वर्ग वहाँ से जाएगा, उनके साथ ही उनका कल्चर भी चला जाएगा। यही नहीं, यहाँ पर होने वाली तमाम तरह की, मैंने बताया, तमाम तरह का बायोमास, कई तरह की टोकरियाँ, कई तरह के ब्रूम्स, झाड़ू, तमाम चीज़ें बनाने में काम आते हैं, जो कि वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड का सपोर्ट है। मतलब कई तरह के क्राफ्ट आइटम बनती हैं, टिम्बर यहाँ से हमें उपलब्ध होती है, फायरवुड, फ्यूल वुड उपलब्ध होती है, जो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। कई तरह से पशुओं को ग्रेजिंग कराने के लिए आसपास के इलाके में जो नमी घास उगती है वो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन इन्हीं ग्रेजिंग ग्राउंड्स के आर्टिफिशियल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर लैंड के आर्टिफिशियल एक्सटेंशन ने इन्हीं लेक्स को खतरा भी पहुंचा दिया। तो इस तरह से ही उनकी उपजीविका के लिए भी एक नुकसान का कारण है कि ये लेक डिग्रेड होती जा रही। तो ना सिर्फ पानी रिचार्ज कर रही है, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करती, ना सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बेटर करती, ना सिर्फ वाटर होल्डिंग टाइम को इंक्रीज़ करती है, सॉइल की नमी को बनाती है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाती है, लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, कल्चर्स को सपोर्ट करती है। इन सारी चीज़ों के अलावा फ्लड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। जो वेटलैंड्स होते हैं वो अपने अंदर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये कोस्टल एरिया में हों या डेल्टा एरियाज़ में हों तो सराउंडिंग रीजन से जो भी वेव्स आती हैं उसको कोस्टल एरिया को इरोड करने से रोकते हैं। वो सीधे सीधे कोस्टल एरिया उन्हें एक्सपोज नहीं होता, रास्ते में वेटलैंड आ जाता है, और वेटलैंड में वेटलैंड से जुड़ी डेंस वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है, तो सीधे सीधे सॉइल इरोजन नहीं होता। ऐसे ही जब ये मैदानों में हो, जैसे यहाँ कावर के रूप में, तो भी इनमें उगी वेजिटेटिव ग्रोथ की जो जड़ें हैं वो सॉइल को बहुत स्ट्रांगली बाउंड करके रखती हैं। तो इरोजन को ऐसे कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, कोस्टल एरिया में वेव से एक्सपोज होने से रोकते हैं। कोस्टल एरियाज़ में अगर सुनामी और बाकी जैसी चीज़ें कोई आने वाली हों, उनके शॉक्स को एब्जॉर्ब करके उनके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को कोस्टल एरिया तक पहुंचने से रोकते हैं। ये इनका एक बेहतर एक यूज़फुलनेस है। तो फ्लड से भी कंट्रोल करते हैं, ड्रॉट से भी कंट्रोल करते हैं। फ्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्रॉट की कंडीशन आने नहीं देते, क्योंकि नमी को बनाए रखते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके रखते हैं। तो फ्लड, ड्रॉट, हाई टाइड्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड सुनामी जैसी चीज़ों से, ऐसे डिज़ास्टर से हमें बचाने का काम करते हैं। तो ये भी इनकी एक भूमिका। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सारी भूमिका जब वो निभा रहे हैं तो क्या बचाना ज़रूरी नहीं है? क्या हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? इस तरह से अगर वेटलैंड्स खत्म होते चले जाएंगे तो जीवन कैसे बचेगा? बताइए। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, सो पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर की ज़रूरतों को बढ़ाया। उतने ही खेत में ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत को बढ़ाया, ऐसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी ने यील्ड बढ़ाने की भी ज़िद बना दी, ज़रूरत बना दी, क्योंकि अब आपको कई तरह की आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स भी डालने पड़ते हैं। इसी ने कई तरह के पोल्यूशंस भी क्रिएट कर दिए। ये सारी चीज़ें आपके प्राकृतिक स्रोतों को ख़राब कर रही हैं, जिसमें कि वेटलैंड आता है। सिर्फ इकोलॉजी, इकोसिस्टम ही डिवास्टेट नहीं होगा, क्योंकि इकोलॉजी, इकोसिस्टम में, वेजिटेशन में जब मैंने फ्लोरा कहा, वाइल्ड लाइफ और एक्वेटिक नॉर्मल सभी लाइफ में जब मैंने फौना कहा, फौना में ही एक स्टेज पे आप भी खड़े हैं। जब इकोसिस्टम और इकोलॉजी हार्म होगी तो ओवरऑल फिर हम भी हार्म हो ही जाएंगे। आपका भी बचाव मुश्किल है और आप हो रहे हैं। रोज़ दिहाड़ी खबरें आ रही हैं कि इस इलाके में, इस शहर में पानी कमी हो गई। अभी कल की खबर थी कि नोएडा में मानी हुई एल्डिको जैसी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पिछले 5 दिन से टैंकों में पानी दिया जा रहा है, पानी नहीं आ रहा। कई टैप्स में पानी बंद हो गया, कई पंप्स पानी छोड़ गए हैं, या फिर मिट्टी नुमा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे शहर पक्के कर दिए जा रहे हैं। एक तरफ वाटर डिमांड हैवी कर दी है, अच्छा दूसरी तरफ वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेसेस ख़त्म कर दिए हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम हार्म होगा, तो हार्म तो आप ही होंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वेटलैंड्स को बचाइए। तो वेटलैंड से जुड़ी सारी बातें कितने तरह के पानियों में, तीनों ही पानियों में हो जाते हैं।
कई कई जगहों पे कई प्रकार से बन जाते हैं। बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ बायोटिक लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर रहती हैं और इतनी सारे चीज़ें उन्हें नुकसान पहुँचा रही हैं और इतनी सारी उनकी सर्विसेज हैं, इतनी सारी भूमिकाएं वो निभा रहे हैं, तो नेचुरली बचाना ज़रूरी है और रामसर कन्वेंशन के तहत हम इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारें बाउंड हैं, उन्हें भूमिका निभानी पड़ती है। कांवर लेक को 1971 में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड यानी कि नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया। सबसे पहले 1971 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया। समय आगे बढ़ा, बिहार सरकार ने 1986 में से प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया यहाँ की बर्ड लाइफ को देखते हुए। उसने देखा कि इन्हें बचाना ज़रूरी है। 1989 में भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया ताकि पोचिंग रोकी जाए। एक सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया ताकि पोचिंग को रोका जाए। समय आगे बढ़ा और फिर फाइनली रामसर कन्वेंशन के तहत इसे कवर किया गया। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि भरतपुर में जो कालादियो सेंचुरी है वो अपने आप में बहुत KALADEO वो अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन 15,000 एकड़ की इसकी अगर आप बात करें तो ये उससे भी बड़ा रुतबा रखाती रही है एक समय तक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज के रूप में, माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में। ओके, तो बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया और बहुत ही एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन इनटू द इकोलॉजिकल सर्विसेज इस झील का रहा है। दैट इज़ ऑल। दैट इज़ अ कांवर लेक, एशियाज़ लार्जेस्ट ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज़ अ वेटलैंड। ये एक वेटलैंड है। ओके, थैंक यू सो मच। कभी हम रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड पे पॉइंट बाय पॉइंट भी आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए ये लेक्चर बहुत काम करेगा, आपको हाथों हाथ समझ आ जाएगा। थैंक यू।